सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अब आ मुझे रही भी है। आपकी आवाज। फाइनली। फाइनली। तो शुरू कर देते हैं इससे पहले कि फिर से कुछ समस्या आ जाए। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी पंक्तियां में हम बातचीत सप्ताह में कुछ लेखकों से कई चीजों के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा चौथा एपिसोड है जिसको आज हम कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहले हिंदी पंक्तियों की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे और हिंदी पंक्तियां से जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सर, जो पहला सवाल मेरे जहन में आपके लिए आता है वो ये है कि जब आपकी पहली कविता प्रकाशित हुई तो शायद आप 17 वर्ष के थे। और हाँ, उसके बाद आपने कुछ सालों तक लिखा, लेकिन फिर आपने लिखना छोड़ दिया और खुद से ये वादा किया कि आप पढ़ेंगे और आप महान अलग अलग देशों के महान लेखकों को पढ़ेंगे और फिर ही लिखना शुरू करेंगे। तो कितना ज्यादा अहम है एक लेखक के लिए पढ़ना, और वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ना कितना ज्यादा अहम है। ना कि सिर्फ हिंदी की किताबों को पढ़ना, बल्कि हर फ्रांस के लेखकों को, रशियन लेखकों को पढ़ना कितना ज्यादा अहम है एक लेखक के लिए। मैंने तो शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है ये। और मैंने एक तरह से एक जिद कर ली थी, क्योंकि मैं 17 से लेकर के 22 की उम्र के बीच में जो चीजें मैं लिख रहा था उससे मैं बहुत खुश नहीं था। मुझे लगता था कि जो चीजें मैं लिख रहा हूं उनमें कुछ भी खास नहीं है। जैसा लिखा जा रहा है लगभग मैं वैसा ही लिख रहा हूं, या उससे उस लेवल तक भी नहीं पहुंच रहा हूं। तो निराला की एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। जी। उसमें एक पंक्ति है कि छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो कहते हैं कि हे रघुनंदन, जब तक कि तुम सिद्ध नहीं हो जाते हो, तुम अपने हथियारों को, अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से पा नहीं लेते हो, तब तक तुम युद्ध लड़ना बंद कर दो। तो सिद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सिद्ध होने के लिए अब हम लोग, एक लेखक जो होता है कोई योद्धा तो होता नहीं है कि तलवार और ये सब विभिन्न किस्म के हथियार जुटाने लगे। लेखक के हथियार क्या होते हैं? लेखक के हथियार होते हैं उनकी पढ़ाई, उसकी कल्पना, चीजों को पकड़ने की उसकी क्षमता, उसका देखना, उसका ऑब्जर्वेशन पावर। ये सब चीजें लेखक का हथियार होते हैं। तो ये सारे हथियार पाने के लिए और इन सारे हथियारों को तेज करने के लिए क्या रास्ता है? कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई, जिंदगी की पढ़ाई, दो ही होती है। तो किताबें हमारी भाषा में भी, हमारे देश में भी बहुत हैं। मैं उनको लगातार पढ़ ही रहा था। लेकिन एक समय के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि दुनिया में बहुत विविधता है। साहित्य में, कविता में, कलाओं में, इन सब चीजों में बहुत विविधता है। और यदि आप अपनी श्रेष्ठताओं में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको इस विविधता की तरफ जाना होगा, इस विविधता का ज्ञान लेना होगा, इस विविधता को इस तरह से जानना होगा कि आप उससे सीखें। देखिए, एक एक कवि कवि का सबसे अच्छा शिक्षक विविधताएं होती हैं। आप जितनी विविध चीजों के शरण में जाएंगे, जितनी विविधताओं को अपना शिक्षक बनाएंगे, उतना आपका विकास होता रहेगा। तो ये एक बुनियादी चीज थी जिसकी तलाश में मैं दूसरी भाषाओं की तरफ गया, विविधता। कल्विनो एक बहुत सुंदर, कल्विनो की एक किताब है, वाई रीड क्लासिक्स। कल्विनो इटली के बहुत बड़े राइटर थे। वाई रीड क्लासिक्स, क्लासिक्स को हम क्यों पढ़ें? तो उसमें क्लासिक्स को पढ़ने के तमाम कारण बताते हैं, और साथ में एक कारण ये भी बताते हैं कि आप अपनी भाषा का क्लासिक तो चलो आपने पढ़ रखा या नहीं पढ़ा है, लेकिन दूसरे की भाषा का क्लासिक आप बहुत ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा का क्लासिक तो आपकी संस्कृति में घुला हुआ है। कई बार आप बिना पढ़े भी उस क्लासिक के साथ अपना एक रिश्ता बना लेते हैं। जैसे आपने रामायण न भी पढ़ी हो, तब भी रामायण के साथ आपका रिश्ता है, क्योंकि आपने रामायण देख रखा है, रामायण के बारे में सुन रखा है, रामायण की कहानियां आपने बचपन में जान रखी है।
यानी आपकी भाषा का, आपकी संस्कृति का क्लासिक आपके आसपास की हवाओं में घुला हुआ होता है। आप बिना पढ़े भी एक बार उसको जान सकते हैं। लेकिन जो दूसरे की भाषा का क्लासिक है, उसको पढ़ने के लिए आपको उसकी भाषा में जाना पड़ेगा, या अनुवाद के सहारे जाना पड़ेगा, या किसी भी तरह से उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप दूसरे की भाषा का क्लासिक पढ़ते हो तो आपका क्षितिज बढ़ता है। जी। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना कवि के लिए बहुत जरूरी। देखिए, कवि की अकड़, कवि का अक्खड़पन, ये सब बहुत फेमस है, सेलिब्रेटेड अदाएं हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि देखो क्या अकड़ू कवि, अक्खड़ है एकदम। लेकिन एक उल्टी चीज है, पता है, कवि को अंदर से बहुत सरल होना चाहिए, कवि को अंदर से बहुत सहज होना चाहिए। सरलता और सहजता आपके पास कैसे आती है? सरलता और सहजता आपके पास तब आती है जब आप इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति का एहसास करते हैं। आपको पता चल जाता है कि पूरी गैलेक्सी में आप धूल के एक कण के बराबर हो। तो इसलिए खाली अपनी भाषा का साहित्य छोड़िए, दुनिया की तमाम भाषाओं का जब आप साहित्य पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि एक कवि के रूप में आप धूल के कण के बराबर हो, क्योंकि आपसे बड़ी बड़ी चट्टानें दुनिया की तमाम भाषाओं में होके जा चुकी। तो आप अपने एहसास के लिए पढ़िए, ये जानने के लिए, अपनी क्षुद्रताओं का नए सिरे से अन्वेषण करने के लिए पढ़िए, ये जानने के लिए पढ़िए कि आप सच में बहुत छोटे हैं और आपको अपने इस छोटे रूप में ही अपनी विशालता का प्रदर्शन करना है। ये जानने के लिए आपको पढ़ना होता है। दूसरी बात, ये तो मैंने एक बहुत ही पढ़ाई से जुड़ा हुआ फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड बताया। एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड ये होता है कि विभिन्न, हमारी भाषा हिंदी या भारत की तमाम भाषाएं, ये इनका साहित्य उस तरह से विकसित नहीं हुआ जिस तरह से यूरोप और दूसरी भाषाओं का साहित्य विकसित हुआ। जैसे उपन्यास की विधा ये यूरोप से आई, कविता को छंदों से तोड़ने की जो जरूरत यूरोप से जान पड़ी, जिसको हम लोग कहानी कहते हैं, अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, एक कला के रूप में शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत पश्चिम से हुई, यूरोप से हुई। साहित्य का एक और आयाम सिनेमा है, सिनेमा इसकी शुरुआत पश्चिम से हुई। यानी हर मामले में पश्चिम की कला, पश्चिम का साहित्य फिलहाल पिछले 100-200 वर्षों से लीड कर रहा है। ऐसा एक समय आता है, इसमें हमें कोई ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शिकायत करने लगते हैं कि भाई आप हिंदुस्तानी हो लेकिन बात कर रहे हो पश्चिम। ऐसा एक टाइम आता है कि जिस समय किसी एक भूखंड का या किसी एक भाषा का साहित्य लीड कर रहा होता है, तब उसके साथ जुड़ने, उसको फॉलो करने में हमारी कोई हेठ ही नहीं होती, हम कोई छोटे नहीं हो जाते। तो ये सच्चाई है कि यूरोप का साहित्य लंबे समय से लीड करता आ रहा है। तो जितनी नवीनताएं हैं उनको जानने के लिए आपको विश्व साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी भाषा के जरिए पढ़ रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आप 40 साल पहले की शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज यूरोप में आज लागू हो गई है या यूरोप वालों ने आज फॉलो कर दिया है, हिंदी या इस तरह की भाषाओं के लेखक 20 या 25 साल बाद उसको फॉलो कर पाते हैं। तो दरअसल हम समकालीन रह नहीं पाते हैं। साहित्य में एक बहुत जरूरी चीज है समकालीनता। आपको अपनी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में समकालीन होना पड़ता है। इस समय जो मेक्सिको का कवि लिख रहा है, क्या आप उसके आसपास खड़े होकर के लिख पा रहे हैं? भाषा का उसके स्थान के साथ बहुत, साहित्य का उसके स्थान के साथ बहुत गहरा जुड़ाव होता है। मेक्सिको का कवि मेक्सिको की समस्याओं के बारे में लिखेगा, भारत का कवि भारत की समस्याओं के बारे में लिखेगा। दोनों में वैसे भी तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों जगहों की समस्याएं, दोनों जगहों की अनुभूतियां अलग होती हैं। लेकिन फिर भी एक जगह तुलना होती है, जिस एक जगह पे हम सीख सकते हैं, वो होता है शैली का विकास। शैलियां जानने के लिए साहित्य एक किस्म का शैली शास्त्र भी है, स्टाइल है, एक स्टाइल है। क्योंकि वही सारी बात बहुत सारे दूसरे लोग भी कहते हैं, वही सारी बात दूसरे शायर भी कहते हैं,
इन्होंने भी दिल की बात की, इन्होंने भी दिल की बात की, इन्होंने भी प्रेम की बात की, इन्होंने भी प्रेम की बात की। महत्वपूर्ण क्या है? स्टाइल, शैली, किस अदा में आपने कही है। मेरा महबूब वो है जिसमें अदा होनी चाहिए, मीर कहता था। जी। तो साहित्य वो है जिसमें अदा हो, स्टाइल हो, शैली हो। तो इस तरह का साहित्य पाने के लिए, इस तरह की चीज अपने भीतर पैदा करने के लिए, उसको जानने के लिए दुनिया की तमाम किताबों की शरण में जाना होगा। और चीन, मतलब जापान से लेकर के अमेरिका तक, ऊपर नॉर्वे से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक, जितने महान लेखक थे, जितनी महान शैलियां थी, उन सबका मैंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के क्रम में नोट्स बनाए, और बिल्कुल स्वार्थी आदमी की तरह अध्ययन किया। देखिए, छात्र जो होता है बहुत स्वार्थी होता है। आप आर डी अग्रवाल की किताब पढ़ते हो, आर डी अग्रवाल में से सिर्फ उतने ही पैराग्राफ्स निकाल के लाते हो जितना आपके काम के हैं, बाकी चीजें आप छोड़ देते हो। तो सार सार आप ग्रहण कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा जो चीज आपके लिए थोथा लग रही है आप उसको छोड़ देते हो। इसी तरह मैंने भी पढ़ाई की, बहुत सारी चीजें अपने लिए उसमें से ग्रहण की, नोट्स बनाए कि ये कवि अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये कभी मुझे अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, ये कभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये अपने कल्चर में डीपली रूटेड है, तो ये मेरे बहुत काम का पोएट नहीं हो सकता है। मैंने इस तरह थोड़ा सा स्वार्थी, थोड़ा प्रैक्टिकल अंदाज में पढ़ाई, तो उससे कुछ कुछ अब मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ उससे जरूर आया होगा मेरे भीतर। सर बिल्कुल आया है, क्योंकि जो अ, आपने जब आपकी कविताएं पढ़ती हूँ तो वो चीज दिखती है कि आपने बहुत हद तक, मतलब बहुत अलग सा एहसास है उन कविताओं में। मतलब मैं अगर इस चीज को बोलना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि आत्मा से बियॉन्ड सोल जाती हैं आपकी कविताएं, तो बहुत कुछ उनका अलग शुक्रिया, एहसास। शुक्रिया। तो जब आप ये 6 सालों का वक्त आपने लिया, आप पढ़ रहे थे, आपने लिखना एकदम छोड़ दिया, तो आजकल तो हम सोशल मीडिया में बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जो लिखा डाल दिया, और हमारा अपना स्पेस है, हमें कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो अगर मैं सोचूं कि मैं 6 साल तक कुछ नहीं लिखूंगी, तो मेरे अंदर एक भय रहता है, एक डर रहता है कि क्या लोग मुझे भूल जाएंगे, क्या मैं फिर से लिख पाऊंगी अगर मैंने 6 सालों तक के लिए छोड़ दिया लिखना। तो क्या इस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया उन 6 सालों में, या अगर इस तरह की एंजाइटी या इस तरह की चुनौतियां आपके मन में आई तो कैसे डील किया आपने? मेरे मन में ऐसा कोई डर पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आता था। लोग मुझे भूल जाएंगे, लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लोग मुझको पढ़ना छोड़ देंगे, या इस तरह की चीजें मेरे दिमाग में पहले भी नहीं आती थी, क्योंकि एक फंडा मेरे मन में क्लियर था। मीर का फिर से उदाहरण देता हूँ। मीर के बारे में ऐसा कहा जाता है, पता नहीं रियलिटी है कि नहीं है, लेकिन पुरानी एक किताब में लिखा गया है कि मीर साहब जो है वो लखनऊ के नवाब को जो है एक शेर सुना रहे थे, और नवाब साहब जो है शेर सुनते सुनते तालाब में से मछली पकड़ रहे थे। मीर एक शेर सुनाते, आधा सुनाते, चुप हो जाते। नवाब साहब मछली में लगे हुए हैं, फिर कहते सुनाओ, तो मीर शेर पूरा करते, फिर रुक जाते, फिर नवाब साहब फिर उसे कहते अगला सुनाओ। तो मीर ने कहा क्या सुनाऊं, आपका पूरा ध्यान तो मछली में है, आप मेरे शेर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो नवाब ने हंसते हुए कहा कोई शेर होगा तो अपने आप ध्यान चला जाएगा। जी। ढंग का कोई तुम शेर कहोगे तो अपने आप मछली से, ऐसा शेर कहो कि मेरा ध्यान मछली से ज्यादा तुम्हारे शेर में चला जाए। तो शेर की कंपटीशन मछली के साथ थी उस समय, मीर की शेर की कंपटीशन मछली के साथ थी। तो खैर, ये एक ऐसी बात है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि अगर तुमने याद रखे जाने लायक काम कर दिया तो तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि कोई तुमको याद करे या ना याद। ये एक चिंता तो, और ये एक जोखिम है। सच बात है कि अगर आप 6 साल तक, लेकिन उस 6 साल 17 से 22 के पीरियड में मेरी बहुत सारी कविताएं हिंदी की पत्रिकाओं में छपती थी। उस जमाने में इतना मोबाइल वोबाइल था नहीं, मैं बात बता रहा हूँ 98, 97, 98 की बात बता रहा हूँ, 20-21 साल का था मैं।
खूब चिट्ठियां आती थी, 200-200 चिट्ठियां आती थी, खाली लिफाफे पे मेरा नाम लिख दो, पता भी मत लिखो, मुंबई लिख दो तो डाकिया घर तक पहुंचा के चला जाता था, इतनी चिट्ठियां आती थी। तो इस तरह का माहौल था, और उसके बीच में अचानक आप ये डिसाइड करते हैं कि आप कुछ नहीं लिखेंगे, यानी आपने अपने पूरे ऑडियंस को एक तरह से छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, और रिस्क आप तभी लेते हो जब आपके भीतर फेल होने का डर खत्म हो जाता है। मेरे भीतर कोई डर नहीं था, मुझे ये था ही नहीं कि मुझे महान नहीं बनना था, मुझे कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं करना था, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना था कि अगर 3 दिन मार्केट में नहीं दिखाई दिया तो फिर ये प्रोडक्ट निकल जाएगा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। मेरे सामने में ना दूसरे लोग भी थे, काफका को मरे हुए 100 साल होने को आ रहे हैं, जिंदा है वो। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया। काम कैसे किया उसने? काम उसने ऐसे किया कि उसके पास एक लंबी आंतरिक साधना है। राम 14 साल के लिए वनवास चले गए, 14 साल वाले अयोध्या ने उनको नहीं देखा, भूल गए? नहीं भूले। क्यों? क्योंकि उन 14 सालों के पहले राम ने ऐसा काम कर दिया था, और 14 साल में भी किया और लौट के आने के बाद भी किया। यानी जब आप बहुत अच्छा काम करने के आत्मविश्वास से भरे हुए होते हो, उसके लिए तैयारी कर रहे होते हो, उसके लिए साधना तपस्या करना चाहते हो, तब दरअसल आप तमाम डर से ऊपर उठ जाते हो। डर हमें बड़े निर्णय लेने से रोकता है, डर हमें जोखिम लेने से रोकता है। साहित्य क्या है? साहित्य बहुत बड़ा जोखिम है। आप 2 महीने से एक कविता पे काम कर रहे हैं और आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि यहां पे मैं याद शब्द का प्रयोग करूं या स्मृति शब्द का प्रयोग करूं। जब आप कंफ्यूजन में हैं, तब आपके लिए याद भी जोखिम है और स्मृति भी जोखिम है। दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना जोखिम है, क्योंकि आप दोनों में से किसी के बारे में सर्टेन नहीं है। जहां सर्टेनिटी नहीं है वहां जोखिम है, और जहां जोखिम है तो वहां डर को आपको जीत लेना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई, और ये तो ऐसी बात थी ना, तो बहुत सीधी सीधी बात है कि आपकी जेब में पैसे हैं नहीं और आप जा रहे हो एटीएम, तो वो डरने की क्या बात है? एटीएम में जाओगे तो अपने आप पैसे आप निकाल के लाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एटीएम के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तुम्हारे कार्ड के अंदर भी थोड़े बहुत पैसे तो बचे हुए हैं। तो वैसे ही मामला है कि आपके पास ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत खाली हूं मैं, कुछ नया कर नहीं पा रहा हूं, कुछ नया सोच नहीं पा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जाना चाहिए किताबों की शरण में। किताबों की शरण में जाके कोई आदमी आज तक गरीब नहीं हुआ। दुनिया की खराब से खराब किताब में भी जो सड़क पर बिकती हैं 2 पैसे की किताबें, 10 पन्ने वाली किताब, जब उसको भी पढ़ लेते हो ना, कभी भी उसमें से भी कुछ ना कुछ काम लायक मिल जाता है। क्योंकि हर जगह आप ये नहीं सीखते हो कि कैसा लिखना चाहिए। जिंदगी में ये जरूरी नहीं है सीखना कि कैसा लिखना चाहिए, कई बार ये जरूरी होता है सीखना कि कैसा नहीं लिखना चाहिए। तो आपको वो किताब ये सिखाती है कि ऐसा मत लिखना, अच्छा लिखना है तो ऐसा मत लिखना। लर्न करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है अनलर्न करना। जो तुम सीख करके आ रहे हो उसको छोड़ देना। तो मैं एक बात, और बहुत क्रूर किस्म की बात है ये, बेहद क्रूर किस्म की बात है, कि मैंने अपनी किशोरावस्था में हिंदी की कुछ कविताओं से, हिंदी के कुछ वरिष्ठ कवियों से जो चीजें सीखी थी, 22 की उम्र के बाद जब दुनिया की किताबों को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो चीजें अनलर्न करनी पड़ी। यानी एक समय आप सीखो, फिर उसको आप अनलर्न करो। क्यों? क्योंकि आपने जो सीख लिया था वो तो गलत सीख लिया था। जैसे मुझे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी का नाम लिए बिना उदाहरण देता हूं मैं, कि जब हम 18 साल के थे, बंबई में एक कवि को हमने अपनी कविताएं दिखाई, कविता छप भी गई, उन्होंने अपनी पत्रिका में छाप भी थी, खूब अच्छा खासा, यहाँ वहां उसका एक्सेप्टेंस भी हुआ, लोगों ने लिया उसको अच्छे से। लेकिन कविताओं को उन्होंने ठीक करते समय हमको ताकीद ये करी कि कविताओं में ना रेफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस की एक डेटेड वैल्यू होती है। समझ लो तुम्हारे पाठक को अगर रेफरेंस नहीं पता है तो तुम्हारी कविता किसी काम की नहीं हुई, तब तो वो उसको समझ में नहीं आएगी। तो हमने एक नई चीज सीखी कि कविताओं में रेफरेंस नहीं आना चाहिए, कविताएं
बिना संदर्भों की लिखी जानी चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति को वो संदर्भ नहीं पता है वो भी उस कविता का आनंद ले सके। ठीक है, अब पढ़ना शुरू किया, दुनिया का तमाम लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। अब जिसको देख रहे हैं, लुकाच से लेकर के वॉल्टर बेंजामिन तक, पाब्लो नेरूदा से लेकर के अपने हेराल्ड ब्लूम तक, जिसके भी सजेशंस पढ़ रहे हैं, जिसके भी निबंध पढ़ रहे हैं, घूम फिर के एक जगह बात आ रही है कि महान साहित्य बिना रेफरेंसेस के लिखा ही नहीं जाता। बिना रेफरेंस के कोई अच्छा साहित्य नहीं होता। तो साहित्य को जानने के लिए कई बार रेफरेंस जानना होता है। जैसे रामायण अपने आप में एक रेफरेंस है, तो रामायण के ऊपर अगर निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी है तो तुमको रामायण का रेफरेंस पता होना चाहिए, तभी तुम राम की शक्ति पूजा का आनंद ले पाओगे। तुम जेम्स जॉयस का यूलिसिस पढ़ने जाते हो, यूलिसिस बहुत ध्यान से पढ़ते हो, तो तुमको होमर पता होना चाहिए। तुमने होमर की इलियड ध्यान से पढ़ी भी होनी चाहिए। होमर की इलियड ध्यान से पढ़े होगे तब तुम जेम्स जॉयस का आनंद ले पाओगे। तुम काफ्का को अगर आनंद लेना चाहते हो, तुम्हारे पास नीत्शे का ज्ञान होना चाहिए, किरकेगार्ड का ज्ञान होना चाहिए, तब तुम काफ्का का आनंद अच्छी तरह ले सकते हो। यानी महान साहित्य की बुनियाद में होता है रेफरेंस। संदर्भ के बिना आप कोई बड़ा साहित्य नहीं रचते हो। देखिए, किशोरावस्था की एक लर्निंग को आपको अनलर्न करना पड़ा, और कई बार तो ऐसी ऐसी लर्निंग्स हैं, आज इतने 20-22 साल हो गए, 20-22 साल लग गए हैं अनलर्न करने में। जो खराब चीजें सीख ली हैं या जो खराब चीजें इनबिल्ट हैं हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी में बाय डिफॉल्ट शामिल होती है खराब चीजें, उनको निकालने के लिए, वो टॉक्सिक्स होते हैं, उनको निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये सारी मदद, आप एक लेखक की मदद सिर्फ और सिर्फ किताब करती है। लेखक की मदद कोई नहीं करता, लेखक अकेला छोड़ दिया जाता है। एक्टिंग की वर्कशॉप्स होती हैं, 10 दूसरे लोग आपको बता सकते हैं कि ऐसे करोगे तो मतलब हंसना है, हंस दिए। राइटर, किसी राइटर को आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि कोई राइटर ऐसे हंसता है, कोई राइटर वैसे हंसता है, कोई राइटर बिना हंसे हंसता है। मार्क ट्वेन बिना हंसे हंसाते थे। तो हर एक की मुद्रा अलग है, हर एक की छवि अलग है। आपको उन सारी मुद्राओं को सीखने के लिए किताबों की शरण में जाना। तो ये तो तय है कि एक अगर अच्छा लेखक, एक बेहतर लेखक बनना है तो हमें पढ़ना होगा, और ना ही सिर्फ अपनी भाषा में बल्कि विश्व साहित्य को भी पढ़ना चाहिए। दुनिया की तमाम भाषाएं, जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं उतनी भाषाओं के भीतर जाकर के पढ़िए। पढ़ा हुआ शब्द ही आपकी पूंजी, लेखक की पूंजी उसका लिखा हुआ शब्द नहीं है, लिखा हुआ शब्द तो उसका आउटपुट है। लेखक की पूंजी है उसके पढ़े हुए शब्द। एक बात बहुत में, जब मैं 15-16 की उम्र में मैंने एक कविता लिखी और कविता लेकर अपने जाके अपने पिताजी को सुनाई, तो पिताजी ने कविता सुनी। वो बहुत कुछ ना कामायनी की तरह लिखी हुई थी, कामायनी वाले स्टाइल में। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो इस तरह की, इसी छंद में, इसी शैली में लिखी हुई कविता थी। मैंने ले जाके अपने पिताजी को पढ़ा दी। उन्होंने पढ़ा और बोला, बेटा लिखा तो है तुमने, तुम पढ़ते भी हो? हाँ बहुत पढ़ता हूँ, कामायनी मैंने पढ़ी। बोला तुमने सिर्फ कामायनी पढ़ी इसलिए तुमने कामायनी जैसा लिख दिया, और भी किताबें पढ़ो, बहुत सारी किताबें पढ़ो। एक बात ध्यान रखो, जब तुम एक पंक्ति लिखते हो तो उस एक पंक्ति के पीछे 1000 पंक्तियों का अध्ययन होना चाहिए। अगर तुमने 1000 लाइनें पढ़ रखी हैं तब तुम डिजर्व करते हो कि एक पंक्ति तुम लिख करके प्रस्तुत कर सको। तो ये एक मंत्र है मेरे लिए, मैं आज भी इस मंत्र पे कायम रहता हूँ कि क्या जितनी चीजें मैं लिख रहा, अब एक जरूरी नहीं है कि तराजू लेकर मैं 1000 तौलूं। 1000 एक रिटोरिक है, एक किस्म का मेटाफर है, यानी जितना मैं लिख रहा हूं उससे कई ज्यादा गुना मेरे पास पढ़ाई होनी चाहिए, किताबों की ही नहीं, जिंदगी की भी पढ़ाई। आपने जैसे रेफरेंस की बात करी कि अगर हम राम शक्ति पूजा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें रामायण का संदर्भ पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। तो जब कोई लेखक कुछ लिखता है या मैं कुछ लिखने का सोच रही हूँ लेखक के तौर पर, तो रिसर्च कितना बड़ा रोल
प्ले करता है इस पूरे चीज हाँ में? हाँ। एक लेखक, एक कवि के लिए रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में लिखने से पहले बहुत अच्छी तरह से छानबीन करना, रिसर्च करना कितना अहम है? बहुत अहम है। आपको रिसर्च एकेडमिक्स की भाषा में उसको कहते हैं रिसर्च, और फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं उसको ध्यान। रिसर्च बाहर होता है। रिसर्च यानी आपको अपने लॉजिक्स के निर्माण के लिए फैक्ट्स की जरूरत है, और फिर लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए फैक्ट्स की जरूरत है। और ध्यान आपको ये बताता है कि आपको कविता में आए हुए लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए इमोशन, दोनों ही किस्म की जरूरत होती है। बहुत बार कविता लिखते समय आप बिना रिसर्च के भी काम करते हो, क्योंकि कविता अगर आप सिर्फ इमोशन के आधार पर लिख रहे हो तो आपको रिसर्च की जरूरत नहीं है। नॉवल लिखते समय, कहानी लिखते समय, दूसरा नॉन फिक्शन लिखते समय आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको रिसर्च करना पड़े। जैसे मैं जब नॉवल पे या फिक्शन पे काम करता हूँ, इस समय मैं फिक्शन पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरे कैरेक्टर का एक एक पहलू मेरे सामने क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि अगर मेरे कैरेक्टर की हाइट 5 फुट 7 फीट है, भले इस तथ्य का प्रयोग कहानी में कहीं नहीं हो रहा है, फिर भी मेरे नोटबुक को यह पता होना चाहिए कि इसकी हाइट इतनी है। इसी तरह से यदि मैं कॉर्पोरेट के बैकग्राउंड पर लिख रहा हूं तो मुझे कॉर्पोरेट का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं दरअसल अपनी ज्ञान का, जब आप साहित्य लिख रहे होते हो ना, तो आपके भीतर दो, मुक्ति बोध से ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान कहते थे। अगर हम इसको बहुत सरल भाषा में कहें तो आपके भीतर होती है दो चीजें, एक होता है ज्ञान, दूसरी होती है संवेदना। आप अपनी ज्ञान और संवेदना का ट्रांसलेशन कर रहे होते हो कागज के ऊपर, जब आप पोएट्री या लिटरेचर कर रहे होते हो। तो इन दोनों का फॉर्डर, इन दोनों का चारा क्या है? इन दोनों का चारा है आपके द्वारा किया गया रिसर्च, या फिर आपके द्वारा किया गया ध्यान। आपको अपना इंटेलेक्ट बढ़ाने के लिए रिसर्च पर जाना होगा, क्योंकि इंटेलेक्ट का बहुत नजदीकी संबंध इंफॉर्मेशन के साथ है। आपको अपनी संवेदनाएं बढ़ाने के लिए ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान का बहुत गहरा संबंध आपकी आत्मा के साथ में, आपकी संवेदनाओं के साथ में। ये बहुत जरूरी है। कई बार, जैसे मैंने अभी बीच में जो है खुशियों के गुप्तचर में एक कविता है मेरी, एक कश्मीरी बच्चे के खत, कविता की छह कविताओं की एक ये सीरीज है। मैं उस तरह से कभी कश्मीर गया नहीं, मुझे नहीं पता कश्मीर के बच्चे के क्या अनुभव हो सकते हैं। तो निश्चित ही ये कविता लिखते समय मुझे एक रिसर्च की जरूरत लगी थी, और वो कोई एक दिन या 2 दिन में नहीं थी, या मैंने कोई बैठ करके रिसर्च नहीं। कविताओं के साथ एक खूबसूरत बात यह है कि वो बैकग्राउंड में बनती हैं, पर्दे के पीछे बनना शुरू हो जाती हैं। वो आप अनजाने ही पढ़ने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा, ये सारी चीजें जो आप अपने आनंद के लिए पढ़ रहे थे, अपनी जिज्ञासा के कारण पढ़ रहे थे, इनके भीतर कविता छिपी हुई है। कहानियों के साथ, उपन्यास के साथ एकदम उल्टा है। आपने शुरुआत में प्लॉट सोच लिया, अब प्लॉट को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। प्लॉट को सपोर्ट करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए। एक नॉवल रानी एक्सप्रेस में अटका हुआ हूं, उसमें इसलिए अटका हुआ था मैं क्योंकि जो इमोशनल रिसर्च चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो मैं लगातार एक इमोशनल रिसर्च में लगा हुआ हूं। इंफॉर्मेटिव रिसर्च और इमोशनल रिसर्च आपको दोनों जरूरी है एक अच्छा लेखक बनने के लिए। आपको, जिसको कहते हैं ना, मंथन करते रहना पड़ेगा। मंथन भी एक रिसर्च। आपने खुशियों की गुप्तचर की बात की, जो आपकी अभी लेटेस्ट बुक आई हुई है, 2019 में जो आई हाँ थी। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। कुछ कविताएं मैंने उससे पढ़ी, लेकिन मैं बहुत इस चीज को जानना चाहती हूँ, जब आपने 6 साल का गैप जो लिया था, उसके बाद वो पहली कविता कौन सी थी जो आपने लिखी थी? ओहो। वो आपको किस तरह? खैर, ये चीज मुझे याद है, और इसमें क्योंकि मैंने उसको नोट कर, एक खराब आदत मुझ में ये है कि लेखन और उसके आसपास की चीजें मैं हमेशा नोट करता रहता हूँ। तो ये नोटबुक में पड़ी हुई थी कि उस पूरे
क्या कहें उस पीरियड को, मेरे लिए अपने लिए अभी तक कोई शब्द बना नहीं पाया हूँ। किसी किस्म का अवकाश कहूं, किसी किस्म की निष्क्रियता कहूं, या साधना का समय कहूं, या क्या कहूं मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो पीरियड खत्म हुआ था, मैंने जो पहली कविता लिखी थी, वो कविता है असंबद्ध। ये असंबद्ध। पहली कविता असंबद्ध 2006 में मैंने ये उस पूरे पीरियड की समाप्ति पर लिखी थी। इस बीच में मैं कविताएं लिखता था, ऐसा नहीं है कि मैं लिखता नहीं था, मैं लिखता था, लेकिन वो नोट्स की शैली में होते थे। यानी मैंने लाइनें लिखी, उनको कट कर दिया, उनके आसपास इंस्ट्रक्शंस लगा दिए। जैसे अभी पिछले हफ्ते ना अपनी एक पुरानी डायरी लिख रहा था, तो बाकायदा इतना बड़ा, कुछ मैंने 7-8 लाइनें लिखी थी, और बाकायदा उसके बगल में लाल पेन से इतना बड़ा लिखा हुआ था, बिवेयर, ऐसा भूल के मत लिखना। लिटरली है ये, ऐसा भूल के मत लिखना। और पूरी लाइन पर उस पूरे पैराग्राफ कट लगेगी। यानी मैंने अपने लिए एक रास्ता बना रहा था, रास्ता खोज रहा था, कैसा करना है कैसा नहीं करना है। तो पुरानी नोटबुक्स में वो सब है। यानी मैं लिख रहा था, लेकिन लिख करके उसे कविता की तरह प्रस्तुत करना या उसे कविता मानने से इनकार कर रहा था। ये पहली चीज है जिसे मैंने कविता मान करके बाहर निकाला था। 2006 की कविता है, 2006 की जनवरी के आसपास इसको तैयार किया था, और अक्टूबर 2006 में ये कविता छप के आई। असंबद्ध। कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं, ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बंधती नहीं। होश से निकलती है सुबह, मन को गीला करने की जिम्मेदारी उस पे है। शाम झांकती है बारिश से, बचे खुचे को भिगो जाती है। धूप धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रह के झुलसाती है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है। कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। वाह सर, इसमें दो लाइनें मुझे बेहद या पसंद है। एक तो माथा चूमना किसी की आत्मा को चूमने जैसा है, और एक जो आपने पसीने का जिक्र किया कि वो कमीज में कैसे, हाँ, वो लाइन मुझे, आप फिर प्लीज एक बार और वो। कमीज और पीठ के बीच की जगह में, मैंने ये पता नहीं है सैकड़ों बार ये कविता पढ़ रखी है, लेकिन मुझे याद नहीं होती है। धूप धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रह के झुलसाती है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है। कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। वाह सर, मतलब बहुत बहुत ज्यादा सुंदर कविता है। अब मैं इसके शुक्रिया। पीछे मतलब इसको पढ़ के ही समझा जा सकता है कि उन 6 सालों ने आपको बदल दिया एक लेखक के तौर पर मैं बिल्कुल। ये जानना चाहूंगी वो कौन से लेखक थे, कौन सी किताबें थी जिनका आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा बदला, और वो कौन से लेखक थे जिनको आप कुछ किताबें और कुछ लेखक अपने उससे बताएं तो सबके लिए भी बहुत सारे लेखक, बहुत सारे लेखक थे। मेरे लिए ये एक सूची, एक लिस्ट बना पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्योंकि जब आपने 10 गोली खाते हो, 10 टैबलेट्स आपने खा ली है, तो दरअसल आपको पता नहीं होता कि कौन सी वाली गोली ने जाके पेट दर्द को ठीक कर दिया, कौन सी वाली गोली ने जाके सिर दर्द को ठीक कर दिया, कौन सी वाली गोली ने क्या असर किया। गोलियों के नाम में, लेकिन फिर भी कुछ एक गोलियों के नाम, कुछ एक लेखकों के नाम जो मुझे बहुत पसंद है, जो आज तक इंस्पायर करते हैं। और अगर मतलब नौजवानों की जरा सी भी दिलचस्पी हो तो इन लेखकों को आप खोज खोज के पढ़िए। जिनमें से एक है जर्मनी के लेखक राइनर मारिया रिल्के। जर्मनी के कवि थे, 100 साल हो गया,
उनको सक्रिय हुए। जब रिल्के लिखते थे अपनी भाषा में तो जर्मन भाषा के जो दूसरे विद्वान पढ़े लेखक थे वो उनकी कविताओं पे हंसते थे, उनकी कविताओं को कविता जैसा मानने से इनकार करते थे, क्योंकि वो उन्होंने बहुत तोड़फोड़ मचा दी। उन्होंने अपनी भाषा की कविता में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी, छंद बंद सब तोड़ ताड़ के अलग कर दिए थे, और जो चीजें वो लिख रहे थे वो आसान नहीं थी, लेकिन सहज होने की शर्त पर थी। लोग उनको लेखक, मतलब साहित्य वाले लोग उनको लेखक नहीं मान रहे हैं, और उनके जीते जी उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग अपने बच्चों की शादी के कार्ड पर मंत्र या बाइबल की लाइनें वाइनें छपवाने के बजाय रिल्के की पंक्तियां छपवा के भेजते थे। इतनी लोकप्रियता थी रिल्के अपनी भाषा में। उनको पढ़ना शुरू किया, उनको मैंने खूब बहुत ध्यान से पढ़ा, और हैरान हुआ ये जान करके कि रिल्के पढ़ते क्या थे पता नहीं, लेकिन 8-8 घंटे रोज बैठ के लिखा करते थे, और 8 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे अपना काम करते थे, यानी अपनी कविताओं पे सिर्फ 1 घंटे काम करते थे, बाकी 7 घंटे वो लोगों की चिट्ठियों का जवाब दिया करते थे। तो उनकी चिट्ठियां भी अपने आप में जो है साहित्य की अनमोल निधि है। उनके लेखन और जीवन से संबंधित सूत्र और उनसे सीखने का तरीका, ये जानने के लिए हमको उनकी कविताओं के साथ साथ उनकी चिट्ठियां पढ़नी है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है युवा कवि के नाम खत, लेटर्स टू अ यंग पोएट। राजी सेठ ने हिंदी में अनुवाद किया था उसका, अंग्रेजी अनुवाद में तो वो हर जगह उपलब्ध है। आजकल तो लॉकडाउन का पीरियड है, आप लोग किताब कहाँ खरीदेंगे, बस खाली गूगल पे लिख दें तो उसकी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, या कई सारी वेबसाइट्स ने तो पूरे के पूरे खत वहां पर लगा रखे हैं। रिल्के दूसरे एक कवि थे, और सिर्फ कवि नहीं, वो कवि और कथाकार दोनों रूप में मुझे उन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया, या मुझे बहुत सारी चीजें मेरे लिए समझने में गुत्थियां कई खोली। वो अर्जेंटीना के लेखक थे, होर्हे लुइस बोर्हेस, BORGES, जिसको साधारण अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे बोर्गेस, लेकिन चूंकि वो स्पेनिश थे और लैटिन अमेरिकन स्पेनिश थे, इसलिए उनके नाम का उच्चारण हुआ बोर्हेस। स्पेन में उनको बोर्खेज भी कहा जाता है, यानी कि स्पेनिश मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ह बोलते हैं, सदर्न में ह भी बोलते हैं। बोर्हेस ने जो है चीजों को बहुत खोल के रख दिया मेरे लिए, इस तरह से खोल के रख दिया कि आप जिन चुटकुलों को पढ़ रहे हैं, जिन चुटकुलों को पढ़ के आप बड़े हुए हैं, जिन मिथोलॉजिकल स्टोरीज को पढ़ के आप बड़े हुए हैं, दरअसल वो चुटकुले सिर्फ चुटकुले नहीं है, वो एक फिलोसॉफिकल पजल भी हो सकती है। आप उसको सॉल्व कीजिए, हंसते हंसते सॉल्व कीजिए। आप मिथोलॉजिकल स्टोरीज के भीतर एक बड़ा ट्रुथ खोज करके ला सकते हैं, ये वहां से आपको मिलता है। मेटाफिक्शन यानी अपनी चीजों के साथ आपने अपनी कविता लिखी, आपने एक किताब अपनी लिखी है। अमूमन हमारे यहाँ देखो, अब हमारे यहाँ एक लर्निंग बचपन से सिखाया जाता है, आपको आप शुरू करोगे कविता लिखना, आपको सिखाएंगे कविता तो हमारी संतान होती है, हम कविता से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी संतान से करते हैं। ये आपको बचपन से सिखाया जाता है। अब बोर्हेस जैसे लेखकों को आप पढ़ो तो वो आपको पहली बार में ये बता देते हैं कविता तुम्हारी संतान नहीं, कविता तुम्हारा क्रिएशन। कविता के साथ ये जो इंसानी रिश्ता है ये बनाना बंद करो। तुमको अपने मम्मी पापा कम नहीं पढ़ रहे हैं जो तुम किताब के मम्मी पापा बना रहे हैं। जी, जी। अपने रियल मम्मी पापा पे ध्यान दो, किताब को किताब की तरह लो, सीखो, घुसो उसमें, लेकिन ये जो इंसानी रिश्ता बनाने वाली बात है इसको रोक दो, एक ऑब्जेक्टिविटी बनाओ। ऑब्जेक्टिविटी तब जब आप बनाते हैं अपने समय के साथ में, अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ में, तब दरअसल आप बायस होने से बचते हैं, तब आप रियलिटी को पकड़ना चाहते हैं। आप सत्य को पकड़ने के लिए आपको सब्जेक्टिव नहीं होना, ऑब्जेक्टिव होना होगा, चीजों के साथ एक दूर का रिश्ता बनाना होगा। बोर्हेस जैसे लेखकों से मुझे ये पता चला। एक और चीज जो समझ में आई मुझे,
बोरहेस को ही पढ़ के, वो ये कि अगर तुम लेखक हो और अपने सामने तुमने घड़ी लगा रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम लेखक हो और अपने सामने तुमने घड़ी लगा रखी है, तो तुम्हारा अपना क्षण कौन सा है? ये 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं, तुम किस घंटे में वास करते हो? तो बोरहेस सिखाता है कि तुम इन 24 घंटों में वास नहीं करते हो, तुम्हारा घंटा तो 25वां घंटा है। जब ये 24 के 24 बीत जाते हैं, तब तुम अपने लिए एक कालखंड निर्मित करते हो। यानी चीजों के खत्म होने का इंतजार करो, चीजों के बीच में घुस करके मत लिखो, उनके खत्म होने का, उनके पूरा होने का इंतजार करो, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे भी कोई भी चीज बदल सकती है। एक लेखक के रूप में तुम्हारा घर 25वें घंटे में है। तीसरे जो लेखक हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा करता हूं, वह पाब्लो नेरुदा, दुनिया के सबसे बड़े कवि, प्रेम के सबसे बड़े गायक, अपने आप में एक दिलचस्प कैरेक्टर, तमाम अंतर विरोधों से भरे हुए। वो पाब्लो नेरुदा बहुत लोकप्रिय भी हैं, बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं, लेकिन पाब्लो नेरुदा एक ऐसे लेखक हैं जिनको आप पढ़िए खूब, लेकिन उसकी नकल मत कीजिएगा, तुरंत पकड़े जाओ। पाब्लो नेरुदा की नकल मत करना जिंदगी, क्योंकि पाब्लो नेरुदा की नकल पूरी दुनिया में इतनी अधिक हो चुकी है कि तुम उसकी नकल करके कोई नया काम नहीं कर पाओ। तो इसलिए पाब्लो नेरुदा को पढ़ें, पाब्लो नेरुदा से सीखें, लेकिन उनसे एक ऑब्जेक्टिविटी, एक लगातार एक पूरी दूरी बनाते हुए उनको पढ़िए। और बहुत सारे लेखक हैं, कीरकेगार्ड का मुझ पर बहुत असर पड़ा, नीत्शे का मुझ पर बहुत असर पड़ा, काफका का बहुत असर पड़ा, और इन सबसे बड़ा लेखक का नाम मैं सबसे अंत में ले रहा हूं, दोस्तोयेव्स्की। रूस के लेखक थे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, उनका मुझ पर बहुत असर पड़ा। वो कैसे हमारे मन के अंदर के अंधकार को चित्रित करते थे। अंधकार का चित्र बनाना बहुत मुश्किल था। लोगों को लगता बहुत आसान है, कागज का रंग सफेद होता है, उसके ऊपर स्याही घोल दो तो लगेगा ये अंधकार, लेकिन नहीं, ये तो कालिक है, अंधकार नहीं। हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अंधकार का मतलब काला रंग, नहीं, हर व्यक्ति का अंधकार अलग अलग होता है, अंधकार का रंग अलग अलग होता है। 20वीं सदी परेशान थी लाल रंग के अंधकार से, देश परेशान होता है भगवा रंग के अंधकार से, एक पूरा हिस्सा परेशान होता है हरे रंग के अंधकार से। तो अंधकार के ना बहुत अलग अलग किस्म के रंग होते हैं, अंधकार बड़ा रंगीन होता है। तो अंधकार का, मनुष्य के अंदर का अंधकार, बोरहेस अंधे थे, बोरहेस को दिखता नहीं था। 35 साल, जिस बोरहेस की मैं बात कर रहा था अभी, अर्जेंटीना के बहुत बड़े लेखक, वो 35 साल की उम्र के बाद वो अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया था। 86 साल की उम्र तक जिए थे, इतना लंबा समय उन्होंने नेत्रहीनता में गुजारा था, खुद नहीं लिख पाते थे, खुद पढ़ भी नहीं पाते थे, लेकिन दुनिया के सबसे पढ़ाकू लेखकों में से एक। तो यंगस्टर्स को बुलाते थे, जर्नलिस्ट को बुलाते थे, फ्रेंड्स को बुलाते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे लिए ये किताब पढ़ दो। तो लोग उनके लिए वो किताब पढ़ते थे, वो पढ़ के उनको सुनाते थे, और वो अपने मन में वाक्य बनाते रहते थे। जब उनको लगता था कि अब मैंने 15-16 वाक्य बना लिए हैं, तो उसको बोलते थे जरा मेरे लिए ये 15 वाक्य लिख दो, तो वो 15 वाक्य उनके लिए लिखा करता था। तो बोरहेस एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग कहते थे, वो कहते थे मेरे अंधकार का रंग पीला है। जब मैं, क्योंकि आंख तो खुली रहती है लेकिन आंख में ज्योति नहीं है, तो मैं आंख से क्या देखता हूं, मुझे सिर्फ पीला पीला दिखाई देता, मुझे काला काला नहीं दिखाई देता, सिर्फ पीला पीला दिखाई देता। यानी बोरहेस के लिए अंधकार का रंग था पीला। जेम्स जॉयस अपने आखिरी दिनों में अंधे हो गए थे, इतनी ज्यादा उन्होंने पढ़ाई कर ली थी, इतना ज्यादा में, और दूसरी बात है कि एक आनुवंशिक रोग भी था, तो वो उस समय अंधे हो गए थे। तो वो अपने अंधकार का रंग नीले के आसपास बताया था। हर व्यक्ति का अंधकार अलग होता है, मेटाफोरिकली भी अलग होता है और रियलिटी में भी अलग होता है। तो अंधकार का चित्र बनाना बहुत मुश्किल है, और वो बात आपको सिखाता है दोस्तोयेव्स्की। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, ये लेखकों की पूरी लिस्ट ना
कभी खत्म नहीं होगी। आप ना जब अपने राइटर्स के बारे में बात करते हो तो आप दरअसल अच्छा पढ़ने का, एक जानते हैं, अच्छा पढ़ने का और दूसरे लेखकों से बहुत प्यार करने का एक इफेक्ट ये भी होता है कि आप हमेशा उनके बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे जी कहते हैं ना कि गालिब कहता है कि मैं महबूब के बारे में बात कर करके थकता नहीं। तो ऐसे ही है कि हम अपने प्रिय लेखकों के बारे में बात कर करके थकेंगे नहीं, वो लिस्ट पूरी जो है अनंत चलती रहेगी। लेकिन दोस्तोयेव्स्की, काफ्का, नीत्शे, किरकेगार्ड, पोएट्स में नेरूदा, रिल्के, बोरहेस, ये सारे कवि जो हैं इन्होंने मुझे बहुत मेरे मेरे होराइजन को बहुत बढ़ाया। और कंटेम्प्ररी में आ जाएं तो पोलैंड के महाकवि जो मुझे बहुत पसंद हैं, कंटेम्प्ररी इस समय जीवित हैं वो, और वो एडम ज़गायेव्स्की, उनका नाम है एडम ज़गायेव्स्की, ZAGAJWESKY, जे जो है वो ई बन जाता है वहां, ज़गायेव्स्की। तो ये सारे कवि थे, इन्होंने उस पूरे मेरे जिंदगी के उस 6 साल के लॉकडाउन में जो है मुझे बहुत सारी नई नई चीजें सिखाई। जब भी बात होती है विश्व कवियों की या अंतरराष्ट्रीय कवियों को पढ़ने की या लेखकों को पढ़ने की, तो अनुवाद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप भी एक अनुवादक हैं। मैंने सबीर हक्का को सबसे पहले आपके जरिए ही जाना था। तो एक जो लोग अनुवादक के तौर पे, भाषाविद के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अवसर है और किस तरह से वो शुरू कर सकते हैं? और इसमें एक दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी पसंदीदा सबीर हक्का की कोई कविता हमें सुना सकें तो बहुत। सबीर हक्का की पसंदीदा कविता, तो मैं सबीर हक्का आप की कविता खोल लेता हूँ आप और इसका अनुवाद। साथ में इसका जवाब भी देता हुआ चलता हूँ कि जी प्रेरिका जी, सिर्फ आप ही ने नहीं बल्कि पूरी हिंदी भाषा ने, और हिंदी भाषा के तमाम साथ साथ बहुत सारी भारतीय भाषाओं ने, और कमोबेश हिंदुस्तान में कविता पढ़ने वाले सभी लोगों ने सबीर हक्का को मेरे उन्हीं अनुवादों के जरिए ही जाना था, क्योंकि उन अनुवादों के पहले भारत में सबीर हक्का को कोई नहीं जानता। और आज जी भारत में जो लोग कविता पढ़ते हैं वो सब लगभग सबीर हक्का को जानते हैं। तो इसमें सबीर हक्का की कविताओं की ताकत, इतना ताकतवर कवि, ऐसा देखिए, मैं बार बार कहता हूँ दृष्टि बहुत जरूरी, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों मजदूर हैं लेकिन सबके सब सबीर हक्का नहीं। इस दुनिया में करोड़ों कवि हैं लेकिन सबके सब सबीर हक्का नहीं। ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं दुनिया की तमाम दूसरी भाषाओं में भी, अपने यहाँ भी ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो थोड़ी बहुत कविता करते हैं, उनको भी सबीर हक्का नहीं। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने जीवन के किसी न किसी मोड़ में मजदूरी की है, यानी उनके पास मजदूरी के अनुभव रहे हैं, उन्होंने भी कविताएं लिखी है, उन्होंने अलग तरह की कविताएं लिखी, सबीर हक्का नहीं कर पाए। सबीर हक्का एक डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली घातक किस्म का मिक्सचर है, वो है कविता और श्रम का, कविता और मजदूरी का, कविता और संवेदना, यानी शरीर और संवेदना का एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है। वो दृष्टि है उसके पास, मृत्यु को, श्रम को, प्रेम को, उसकी कविताओं में ना मृत्यु को लेकर के एक अजीब किस्म का आकर्षण, क्योंकि जब आप सामाजिक तौर पर असुरक्षित होते हैं तब आप जीवन से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है किसी भी समय आप मारे जाएंगे। सैनिक जो है के भीतर ये होता है, मजदूर उसके भीतर ये होता है, अरण्य में रहने वाले लोग उनके भीतर ये होता है कि जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ऊपर कोई छतरी नहीं है, कोई अम्ब्रेला नहीं है, और अगर इनमें आपके साथ गरीबी भी जुड़ी हुई हो तो वैसे भी कोई अम्ब्रेला नहीं, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कोई जीवन बीमा नहीं है। तो मृत्यु तब आपके लिए एक अलग किस्म का आतंक बन जाती है। हक्का के लिए, सबीर के लिए वो लगभग उसी तरह का आतंक रही है। तो मृत्यु के साथ एक सम्मोहन, मृत्यु के साथ एक प्रेम, मृत्यु एक ऐसी प्रेमिका जिससे आप घृणा भी करते हैं लेकिन जिसकी तरफ देखे बिना आपका मन नहीं रुकता,
लगभग वैसा ही संबंध सभी लेखक की कविताओं में वृत्ति के साथ है। एक ये कविता जो मुझे उसकी बहुत पसंद है और सब जगह सबसे ज्यादा यही कविता पढ़ी जाती है उसकी, वह शहतूत। इसी कविता को मैं पढ़ूंगा। जी। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिर के शहतूत बन जाते। वे अपने आप में एकदम डरा देने वाली, आतंकित कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता है। तो शहतूत और गिरता हुआ मजदूर, इन दोनों का एक ही दृश्य में, एक ही वाक्य में ऊपर नीचे जस्टापोज होते हुए ये दृष्टि होती है। कवि को उसके शब्द बड़े नहीं बनाते, कवि को उसकी भाषा बड़ा नहीं बनाती, कवि को उसके बिंब भी बड़े नहीं बनाते, कवि को वो दृष्टि बड़ा बनाती है जो वो अपने लिए रचता है। सवाल का कोई और हिस्सा छूट तो नहीं गया? अनुवाद वाला। हाँ, एक अनुवाद वाला कि अगर कोई अनुवादक के तौर पर करियर बनाना चाहता है तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, या क्या पब्लिशर्स या प्रकाशकों के पास खुद जाके करना चाहिए, या अपने से ही कोई रचना उठानी चाहिए, या किस तरह की स्किल्स का ध्यान रखना चाहिए एक अनुवादक को? देखिए, अनुवाद में बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अनुवाद के सारे कामों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। एक अनुवाद होता है लिटरेरी ट्रांसलेटर। जैसे अमेरिका में पूरी एसोसिएशन है, अमेरिका लिटरेरी ट्रांसलेटर एसोसिएशन, ऑल्टा। तो लिटरेरी ट्रांसलेटर्स अलग होते हैं, वो लिटरेचर का ट्रांसलेट करते हैं, और लिटरेरी ट्रांसलेशन एक अलग किस्म का डिमांड रखता है। बाकी अपने यहाँ पे बहुत सारे अनुवादक हैं, राज्यसभा में अनुवादक हैं, अखबारों में अनुवादक हैं, संसद में अनुवादक हैं, कॉर्पोरेट में अनुवादक हैं, बैंकों में अनुवादक हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग लिटरेरी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि लिटरेरी ट्रांसलेटर्स को दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो भाषा के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, दूसरी जिस जॉनर में आप काम कर रहे हैं उस जॉनर की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कविता का अनुवाद कर रहे हैं तो आपको अपनी भाषा में कविता बनाने आनी चाहिए, क्योंकि आपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट, टेक्स्ट आपको आपको स्पेनिश आती है, आपको अंग्रेजी आती है, आपने उठा के टेक्स्ट को हिंदी में कर दिया। टेक्स्ट को हिंदी में करना ट्रांसलेशन नहीं, टेक्स्ट को हिंदी में करने के साथ साथ जिस जॉनर में वो लिखा गया है उस जॉनर के साथ जस्टिफाई कर ले जाना, ये लिटरेरी ट्रांसलेशन। तो आपको जॉनर की बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लिटरेरी ट्रांसलेशन को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो पहले कदम में आपको क्या करना चाहिए? आपको होना चाहिए सावधान, क्योंकि ये कोई बहुत लंबा जाने वाला काम नहीं है। आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको हो सकता है कि शुरुआत में मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर रहना पड़े, क्योंकि लिटरेरी ट्रांसलेशन में पैसे आपको मिलते हैं नहीं। आप अपने आनंद के लिए करते हो, आप अपने सुख के लिए करते हो। तो जिस काम को आप आनंद के लिए करते हो, जिस काम को आप सुख के लिए करते हो, उसमें आपका मोटिवेशन लेवल बहुत बड़ा नहीं होता है। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मेरी नजर में ये ऐसा होता है कि पहले आप थोड़ा बहुत काम कीजिए, अच्छी चीजों का अनुवाद प्रस्तुत कीजिए ऑडियंस के सामने, जनता के सामने, उनको नाम कमाने दीजिए। जब वो नाम कमाएंगे तो अपने आप आपके पास लोग आएंगे, पब्लिशर्स आएंगे, वो आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप साइमल्टेनियसली पब्लिशर्स का संपर्क भी बनाइए, उनको अपने काम का नमूना भेजिए, उनको अपने काम का नमूना दिखाइए और उनसे काम की मांग कीजिए कि मैं ऐसा 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 कर सकता हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा, अभी भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें अनुवादकों को कोई बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती नहीं। यानी आप जैसे
कई बार मैं देखता हूँ इंटरनेट पे तो कोट्स लगाने का एक बड़ा वो है, हर जगह कोट्स लगे रहते हैं। देखता हूँ पाब्लो नेरूदा का कोट लगा। अब वो कोट को पढ़ के मुझे लगता है कि पाब्लो नेरूदा क्या हिंदी के पोएट थे? कोट तो हिंदी में है और नीचे कोट के नीचे लिखा हुआ है पाब्लो नेरूदा। क्या पाब्लो नेरूदा हिंदी में लिखते थे? नहीं, पाब्लो नेरूदा तो स्पेनिश में लिखते थे। फिर कोई एक व्यक्ति तो होगा ना जिसने उनकी स्पेनिश रचना को हिंदी में लाके रखा होगा, हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा। उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं है उस कोट के नीचे? जी बिल्कुल। पाब्लो नेरूदा के शब्द नहीं है वो शब्द तो उस व्यक्ति के, मेहनत उस व्यक्ति की है। उस वो व्यक्ति नहीं होता तो तुम पाब्लो नेरूदा को पढ़ते भी नहीं, तुमको पता नहीं चलता, या तुम इस भाषा में उसको इस तरह से कोट नहीं करते। तो आप जब इंटरनेशनल राइटर्स को कोट करते हो तो नीचे ट्रांसलेटर का नाम नहीं लगाते, यानी आपके लिए ट्रांसलेटर की कोई वैल्यू नहीं। कई बार सबीर हक्का की कविताओं में नहीं लगता। एक नेरूदा की बहुत फेमस पंक्ति है, मैं चाहता हूं कि जंगल जमीन और सबके लिए कविता हो, इन सबके लिए रोटी, जैसे रोटी सबके लिए वैसे कविता सबके लिए। बड़ी फेमस पंक्ति है वो, जगह जगह ये पोस्टरों में लगा रहता है, नीचे अनुवादक का नाम नहीं। मुझे एक दिन क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये अनुवाद किया किसने है? बहुत सुंदर अनुवाद है, 4 ही पंक्तियां लेकिन बहुत सुंदर अनुवाद है। तो पता चला रही है हिंदी अनुवाद तो हिंदी के बहुत बड़े कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, उन्होंने किया है। मैंने कहा अरे शमशेर का नाम भी हटा दिया लोगों ने। तो इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाम के पीछे मर रहे हैं, शमशेर को कोई फर्क नहीं इस बात से कि उनका नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लगाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो अनुवाद को, आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन को इतना सीरियसली लेता है कि सही सही क्रेडिट दे सके। नहीं लेता है। तो उस जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ अच्छे ट्रांसलेटर्स नहीं हुए तो एक रीजन ये भी है कि हमने आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन को सीरियसली नहीं लिया और इसके कारण लोग मोटिवेट नहीं हुए। आपको अपना मोटिवेशन का अपना लेवल खुद ही ऊंचा रखना पड़ेगा। ये एक फिलोसॉफिकल और ग्रीवेंस वाला अप्रोच है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है कि आप अच्छा काम कीजिए, काम के साथ में अप्रोच कीजिए। किसी भी इंडस्ट्री में लोगों को जानना पहला मंत्र होता है कि आप लोगों को जानिए। किसी भी इंडस्ट्री, नोइंग पीपल हेल्प्स यू। आप लोगों को जानिए, लोगों के पास पहुंचिए, अपने काम को दिखाइए, तो आपको और अच्छे काम और बड़े काम मिलेंगे। नया पढ़िए, कोशिश कीजिए उन चीजों का अनुवाद करने की जो इससे पहले लोगों ने नहीं किए हैं। कोशिश कीजिए एक बड़ा कवि जिसके बारे में आपके देश ने नहीं सुना है, ऐसे किसी बड़े कवि को अपनी भाषा में लाके सामने रखिए। जानेंगे फिर आपको जानेंगे। मैंने कभी ट्रांसलेशन को करियर ऑप्शन की तरह नहीं देखा, उसके बाद भी इतनी सारी बातें बता ले रहा हूं तो बस सिर्फ इसलिए कि थोड़ा बहुत इसके बारे में लोगों से पूछताछ की है जो लोग करते हैं। जैसे मेरी ट्रांसलेटर, अंग्रेजी की ट्रांसलेटर है मेरी, अनीता गोपाल है, बैंगलोर में रहती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन मेरी रचनाएं ट्रांसलेट करने से पहले उन्होंने कुछ भी ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने एक सिंगल पैराग्राफ भी ट्रांसलेट नहीं किया था। उनको मन हुआ, हमारी बातचीत हुई, मैंने भी उनको थोड़ा सा इंसिस्ट किया और इनकरेज किया और वो भी मोटिवेटेड थी, उन्होंने ट्रांसलेट किया, शानदार ट्रांसलेट किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास बेसिक क्लियर था, उनके पास दोनों लैंग्वेजेस का ज्ञान था और वो जॉनर्स को लेकर के ऑनेस्टी थी। और वो उसका नतीजा ये देखिए कि सिर्फ 2 साल के अंदर उनको अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया मेरे ट्रांसलेशन। एंड हैम ट्रांसलेशन फंड रन को 2 साल के अंदर ही मिल गया। जी। तो आपने अभी अनुवादकों के बारे में बताया, और जब अब हम हिंदी लेखकों की जब बात करें तो जब इंग्लिश राइटर्स और हिंदी लेखकों में थोड़ा फर्क आ जाता है करियर को लेकर। हो सकता है कि उतने पाठक उन्हें ना मिले या और भी कई तरह की चुनौतियां आ जाती हैं। तो जो पूरा प्रोसेस होता है किताब लिखने से लेकर पब्लिश होने तक, प्रकाशित होने तक, उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और सबसे अहम उस पूरी प्रोसेस में क्या है? सबसे कठिन जो चरण है किताब या इस एंड से उस एंड तक पहुंचने के बीच में जो सबसे कठिन चरण है वो है एक
अच्छी किताब लिखना सबसे मुश्किल काम है और ज्यादातर लोग इसी मुश्किल काम पे सबसे कम ध्यान देते। अब हम तमाम भाषाओं से इसकी अगर तुलना भी करते हुए चलेंगे तो हिंदी में हिंदी में किताब छापना बहुत आसान। आपने अगर आप परिचित हैं, अगर आप अच्छे लोगों के साथ परिचित हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो आपकी किताब छपने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। यदि आप किसी कंपनी में किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तब भी आपकी किताब छपने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपकी किताब तक छप सकती है। लेकिन आपकी किताब सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब के मेरिट पर छपे, ऐसा हिंदी में भी बहुत कम हो पाता है। ये हर तरफ से इसका दोष है, कुछ हमारे समाज का भी दोष है इसमें, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा कि हम कुछ, शायद हमारे भीतर आदत है ये कि हम क्वालिटी को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते नहीं हैं। हम बहुत क्वालिटी पसंद करने वाले लोग नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ लड़का अमेरिका जाता है ना, तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन बनाता है, ऐसी ऐसी मशीन बनाता है कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ दूसरा लड़का इंडियन रेलवे का डब्बा बनाता है, तो उसके टॉयलेट भी हिलते रहते हैं। यानी जब हम अपने यहाँ काम करते हैं तो क्वालिटी को लेकर के हम बहुत कॉन्शियस नहीं होते हैं। ये हमारी शायद सामाजिक, देशीय, राष्ट्रीय कमजोरी की है, भाषाई कमजोरी। हम क्वालिटी के उस इंटरनेशनल लेवल को नहीं छूना चाहते कई बार। मैं एक बात बहुत बोलचाल के लहजे में कहता हूं, अगर आपने इस कमरे के भीतर, ये 20 बाई 20 का एक कमरा है, इस 20 बाई 20 के कमरे में क्रिकेट खेलते हैं, चलो, तो अगर मैं छक्का मारूंगा ना, तो सामने वाली दीवार पे जाके लगेगी तो छक्का हो जाएगा। और यहीं पे मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरे को छक्का मारने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और बहुत दूर तक बॉल फेंकनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका प्लेग्राउंड कितना बड़ा है, आप कितने बड़े मैदान में खेलते हो। क्या आप केवल अपनी भाषा के मैदान में खेल रहे हो, या दुनिया की तमाम भाषाओं को अपनी अपनी भाषा मान के रखा हुआ है। इस दुनिया में जितने भी लोग किताबें पढ़ते हैं, किसी भी भाषा में पढ़ते हैं, वो सब के सब मेरे ऑडियंस हैं। जापानी वाला भी मेरी किताब पढ़ सकता है अगर मैं जापानी में भेजूं। अगर आप ये सोच के जब काम शुरू करते हो, तब आप बहुत सारे लोगों को कैटर करते हुए अपनी किताब, अपनी रचना की निर्मित करते। लेकिन जब आपने ये मान के रखा हुआ है कि नहीं, सिर्फ बनारस का आदमी पढ़ना है, सिर्फ हिंदी का आदमी पढ़ना है, तो आप अपने क्षितिज को नहीं बढ़ा पाते। ये तो हो गई क्वालिटी को लेकर के बात। दूसरी बात, इसके बाद जितनी भी सारी बातें इससे जुड़ी, लिखने और क्वालिटी के अलावा जितनी सारी बातें इससे जुड़ी है, वह कॉमर्शियल है, एस्पेक्ट वाली बातें। हिंदी किताबों के साथ अभी भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट उस तरह से नहीं जुड़ पाया है। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी आपने शायद ही कभी देखा हो कि किसी अखबार में हिंदी की किताब का विज्ञापन छपता हो। जी। नहीं छपता, क्योंकि उतना इनकम भी नहीं है। तो जब इनकम उतनी नहीं है उन किताबों से, तो उतना खर्च भी आप नहीं करेंगे। लेकिन इतने सारे लोग हैं, यानी एक पोटेंशियल मार्केट तो है वहां पे। उस पोटेंशियल मार्केट में अगर पहुंचना है, तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। कंटेंट के लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, थॉट के लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, पेनेट्रेशन के लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रीच के लेवल पे करने पड़ेंगे, और उसको ये मार्केटिंग का जमाना है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। तो आपको उसको मार्केट भी वैसा करना है। तब आपको, आपके लिए आपकी किताब उसको बेटी और मम्मी मानना छोड़िए, उसको एक प्रोडक्ट की तरह देखना शुरू कीजिए। तब आप कॉमर्शियल एंगल उसके साथ ला पाएंगे। आप जब आप कॉमर्शियल एंगल ला पाएंगे, तब आप मार्केट के साथ अच्छी तरह कनेक्ट हो पाएंगे। आप राइटर के रूप में कॉमर्शियल एंगल मत लाइए, आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी सोच बाधित हो जाएगी। लेकिन राइटर के अलावा आप जिन रूपों में हैं, आप अगर पब्लिशर रूप में हैं, आप अगर प्रोमोटर के रूप में हैं, किसी भी रूप में हैं,
किताब को प्रोडक्ट मानते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए नई नई तकनीकें, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे प्रेजेंटेशन की हो, आपको अपनाना। दो ही चीजें, क्वालिटी, पेनिट्रेशन, दोनों तो बढ़ानी जैसे होगी। किसी ने, या मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी, किसी लेखक ने कोई किताब लिखी, उसका ड्राफ्ट रेडी है, तो घर से जो सफर, प्रकाशक के पास पहुंचने तक का जो सफर होता है, वो वो उस सफर के बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें हमारी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसमें एक चीज जो हमारे यहाँ अमूमन फॉलो नहीं की जाती है, बहुत अच्छा सवाल है ये देविका जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। इस पूरे गैप में एक ऐसी चीज जो हमारे यहाँ लगभग नहीं की जाती है और हमारे लोगों को वो करना शुरू करना चाहिए, वो होता है एक प्रॉपर एडिटर की तलाश। हमारे यहाँ एडिटर नाम की कोई संस्था नहीं। हम एडिटिंग में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आपने एक किताब लिख दी है, आपको वो किताब बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि आपने वो किताब दिल से लिखी है, आपके इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि इससे अच्छी किताब संभव नहीं हो सकती। लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी इस बात की है कि किताब का कोई मतलब नहीं, उसकी वैसी हजारों किताबें पहले लिखी जा चुकी हो। तो आपको एक ईमानदार सलाह चाहिए, ये किताब दरअसल है कैसी। ईमानदार सलाह के साथ साथ आपको वो सारे एपरेटस चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए जिनसे कि इस किताब को आप ठीक कर सकें। वो चीज देता है एडिटर। हमारे यहाँ स्पेशली हिंदी में, इंडियन इंग्लिश में तो एक एडिटर नाम की चीज आ चुकी है, पिछले काफी समय से आ चुकी है, लेकिन हिंदी किताबों में एडिटर नाम की कोई चीज नहीं। वो एक एडिटर हमारे यहाँ होना चाहिए जो आपकी उस किताब को पढ़ सके, ऑनेस्टली ये राय दे सके कि नहीं, इस किताब को आप ट्रैश कर दीजिए, इसमें इतना हिस्सा अच्छा था, ये 20 पेजेस आपके अच्छे थे, इस 20 पेजेस को आप डेवलप करके नया प्लॉट बनाइए, नई किताब लिखिए। आपको इतना इतना आपको मतलब इतना भरोसे वाला साथी आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। नए लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये एडिटर वाली जो जगह खाली पड़ी हुई है, उस एडिटर वाली जगह को भरे। जब एडिटर नहीं है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने किसी सीनियर पे, अपने किसी विश्वस्त दोस्त पे, जिसकी नजर पे आपको भरोसा हो कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे सही सही राय दे सकता है। चीज आपकी ठीक हो गई तो आपको पब्लिशर भी आसानी से मिल जाएगा। वेस्ट में क्या होता है कि ये जो एडिटर वाला जो इंस्टीट्यूशन है, वो कई बार पब्लिशिंग हाउस के अंदर ही बैठा हुआ होता है। उसको आप उसको जो है उसके पास जाकर के उसको दिखा सकते और वो आपको सही सही सलाह दे सकता है। तो ऐसे तो सर बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं अब अपने आखिरी प्रश्न पे आती हूँ कि आपने काव्य भी लिखा, खुशियों के गुप्तचर है, आलाप में गिरे न्यूनतम, आपके कविता संग्रह हैं, लेकिन आपने उसके साथ साथ गद्य भी लिखा है और उपन्यास भी लिखे हैं, सावंत आंटी की लड़कियां और पिंक स्लिप डैडी, जो काफी ज्यादा पसंद किया गया। तो दो काव्य और गद्य लिखने में दो किन चीजों का हमें बेहद ध्यान रखना चाहिए, और अब आपका नया प्रोजेक्ट या कोई नई किताब आ रही है या किस बारे में है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। इसमें से एक हल्का सा परिहास मुझको याद आता है। इजराइल के बहुत बड़े लेखक थे अमोस ओज, वो सॉरी बिल्कुल सर। जो अमोस ओज, AMOS, अमोस, ओस। OZ, ओज, अमोस ओज, जी। ओज, OZ, ओज। बहुत बड़े लेखक थे वो, नोबेल के कंटेस्टेंट थे वो। उन्होंने जोकिंगली इसका जवाब दिया था कि तीनों के बीच के अंतर को, लेवल ऑफ कमिटमेंट अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि कविता लिखना वन नाइट स्टैंड की तरह है। आपने छोटा सा एक आध कोई समय साथ में गुजारा और उसके बाद उसको भूल गए, आपने कविता लिख दी। कहानी लिखना एक अफेयर की तरह है। आपने एक निश्चित समय उस थीम के साथ, उस प्लॉट के साथ गुजारा, 3 महीना, 6 महीना, साल भर,
और उसके बाद आपने उसे कंप्लीट करके उससे डिटैच हो गए। लेकिन नॉवल लिखना शादी की तरह, आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, आपको बहुत लंबा समय उस टीम के साथ गुजारना पड़ेगा, उस प्लॉट में घुसे हुए रहना पड़ेगा, आपको कई जगहों पे झूठ बोलना पड़ेगा, कई जगहों पे बहाने बनाने पड़ेंगे, कई जगहों पे देर से घर आने के क्रिएटिव वो करने पड़ेंगे, है ना। तो ये तीनों में लेवल ऑफ कमिटमेंट ऐसे है कि पोएट्री में कई बार स्पार्क के साथ आती है, पोएट्री अचानक आती है, आपको आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती है, आपको पता नहीं होता किस क्षण में कौन सी चीज आपके पास आ गई है। तब आप क्या करते हैं, उस छोटी सी 4 लाइनों की चीज को लिख देते हैं। कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता उनके पीछे, एक पर्दे के पीछे का सबकॉन्शियस लेवल का बैकग्राउंड होता हो तो वो तो होता है, लेकिन एक विजिबल बैकग्राउंड नहीं होता। पोएट्री आपका समय कम देती है, इसलिए कई बार उसको रचने की प्रक्रिया में जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, जो फिजिकल और टेंजिबल इन्वॉल्वमेंट है, वो कम हो जाता है। नॉवल और शॉर्ट फिक्शन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट, एक ही थॉट, एक ही फीलिंग, एक ही प्लॉट, इसको कैरी करते हुए चलना पड़ता है। कई बार तो हम अपने मन की बात को ही 10 दिन तक नहीं ले जा पाते, 10 दिन बाद मन बदल जाता है। लेकिन नॉवल में अगर आप एक सीन में अटके हुए हो तो आपको 2 महीने तक उसी सीन को अपने साथ में लेकर के चलना पड़ता है। बेसिक अंतर जो है वो चीजों को देखते हैं। और लेवल ऑफ पेनिट्रेशन, आपको जितनी बड़ी साइज में जितनी बड़ी चीज होगी, आपको उतना ज्यादा श्रम उसमें करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कविता में श्रम नहीं लगता, कविता हायर आर्ट है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, वो आपका सबसे ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मांगती है। लेकिन कविता का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो कई बार विजिबल नहीं होता है, वो कभी जान रहा होता है, दूसरे लोग नहीं जान रहे होते। लेकिन नॉवल का जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत विजिबल होता है, तो आपको न केवल आप जान रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे दूसरे लोग भी जान रहे होते हैं। ये लेवल एक अलग है। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल बस सर ये था कि आपकी आने वाली क्या कोई किताब है जो अच्छा, आने वाली, हाँ 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 या हाँ आगे कोई हाँ, प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? मैं इस समय एक नॉवल पे काम कर रहा हूँ और एक साथ 2 चीजें हैं। मतलब मैं चंचल बच्चों की तरह हूँ, किसी एक चीज में लगे रहने की बजाय एक साथ बहुत सारी चीजों में लगा रहता हूँ। तो नॉवल है, नॉवल 2 लेवल पे हैं, यानी कि दोनों डिफरेंट नॉवेल्स हैं। एक तो नॉवल है जो मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ, जिसका नाम है रानीखेत एक्सप्रेस, जिसके बारे में कई जगह सवाल आते हैं। अभी यहाँ कमेंट में भी बिरजू भाई का सवाल आया है कि रानीखेत क्या नाम? एक्सप्रेस, बिरजू जी का सवाल, रानीखेत एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस जी। का, रानीखेत एक्सप्रेस के कई हिस्से जो है इंटरनेट पर मौजूद हैं। रानीखेत एक्सप्रेस से काम चल रहा है, वो एक जगह अटकी हुई है। दूसरी एक जी। नॉवल है जो प्रेम और प्रेम की राजनीति के आसपास है, जिसमें पूरे 1947 से लेकर के 2005 तक का, 2007 तक का समय इसका राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक वर्णन है। वो मुंबई के बैकग्राउंड पर लिखी जा रही है। 2 ऐसी किताबें हैं। एक उपन्यास संभवतः इस वर्ष के अंत में आ जाएगा। रानीखेत एक्सप्रेस कब आएगी बिरजू जी? तो मेरे ख्याल से रानीखेत एक्सप्रेस को अभी भी 2 साल का समय लगेगा। जी, तो सर बस यही कुछ सवाल थे। सवाल तो बहुत है पर समय सीमा भी है। और हाँ लेकिन बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इतने धैर्य के साथ मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। मुझे आशा है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेशन को इतना नॉलेजेबल, इंटरेक्टिव बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रेरिका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया, और हिंदी पंक्तियां की पूरी टीम को मेरी ओर से बधाइयां, शुभकामनाएं, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया नमस्कार। सर।